नेक्स्ट टॉपिक पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोई कोवलेंट बॉन्ड कितना पोलर है और आखिर पोलर का क्या मतलब है। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे एक पॉइंट के ऊपर जिसे डाइपोल मोमेंट कहा गया है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा समझिए। पहले कोवलेंट बॉन्ड को हल्का सा समझ लेते हैं जिसके बारे में आपने बात भी किया है। कोवलेंट बॉन्ड राइट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ। द कोवलेंट बॉन्ड इज H और H के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ राइट। बिल्कुल इसी तरीके से H और F के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना, उनके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ राइट। अब बात ये आती है भाई, क्योंकि पहला कोवलेंट बॉन्ड दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में है और दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्योंकि इक्वलेंट है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इक्वल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के बीच में, ये दोनों हाइड्रोजन के लिए बराबर बराबर अवेलेबल है राइट। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर हाइड्रोजन, एक पहला हाइड्रोजन का भी उतना ही हक है, दूसरे हाइड्रोजन का भी उतना ही है, क्योंकि दोनों इक्वलेंट हैं राइट। बिल्कुल यही कहानी आपके दोनों फ्लोरीन के बीच में है। मान लीजिए एक कोई भी इस तरह की दो व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में एक रोप है राइट, लेकिन दोनों की ताकत इक्वल है तो रस्सी दोनों की तरफ बराबर बराबर रहेगी राइट। दोनों का ये एक पॉइंट है। आपका F और F मान लीजिए दोनों थोड़े ज़्यादा ताकतवर हैं, साइज़ बड़ा कर दिया, लेकिन अब भी अगर दोनों का साइज़ इक्वल है तो रोप दोनों के बीच में बराबर ही रहेगा अगर वो खींच भी रहे हैं तो। लेकिन अगर यही मामला आपका एक बड़े और एक छोटे के बीच में हो जाए तो फिर जो बीच का पार्ट है वो आप सबको पता है किसकी तरफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा ताकतवर है। तो हमारी केमिस्ट्री में भी कोवलेंट कंपाउंड में यही फिनोमिना काम करता है। H और H के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के द्वारा इक्वली शेयर्ड है, F और F का इलेक्ट्रॉन पेयर भी दोनों के द्वारा इक्वली शेयर्ड है, लेकिन H और F का इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हमने पिछले क्लासेज में नाम दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था कि किसी भी एटम की टेंडेंसी, कोई भी एटम हो, उसकी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट। शेयर्ड पेयर जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ही किसी एटम की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है भाई। अब मामला आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हुआ क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर H और F के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बना। अब इस शेयरिंग को आप यूं समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अवेलेबल होना चाहिए था, जैसे H और H का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अवेलेबल है, बिल्कुल बीचों बीच F और F का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अवेलेबल है, दोनों के लिए बराबर बराबर अवेलेबल है राइट। लेकिन जब यही बॉन्ड बच्चों H और F के बीच में बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो हम लोग HF बॉन्ड के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर यूं होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यूं राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था HF, उसका इन्फ्लुएंस फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल के हेल्प से भी एक बात समझ सकते हो कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन ने लगभग गेन कर लिया है, कंप्लीटली गेन नहीं किया, कंप्लीटली तो फिर फ्लोरीन के पास ही चला जाता राइट। इसको आप यूं भी दिखा सकते हो, अगर पूरी तरह से यूं ना दिखाओ ज़्यादा बेहतर रहेगा,
आप लोग इस पेयर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये फ्लोरीन के पास चला गया, तो फ्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को लगभग गेन कर लिया, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लगभग लॉस कर दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया है, पोलर हो गया है भाई। इसे पोलर कहते हैं। पोलर का मतलब पोल्स का अराइज होना, पोल का मतलब चार्ज का अराइज होना, राइट। और दोबारा से समझते हैं कि H और H के बीच में बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं। F और F के बीच में बनने वाला इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, इसीलिए ये कंपाउंड भी बच्चों क्या होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन H और F के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसमें F की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। इसीलिए आपका जो कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या हो गया है, पोलर हो गया है। यानी नेचर के हिसाब से कोवलेंट कंपाउंड अब दो कैटेगरी में आ जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर, राइट। और हल्का फुल्का हमने बात किया भी था पोलर और नॉन पोलर को लेकर, थोड़ा और बात कर लेते हैं, फिर हम डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है उस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कुछ एटम्स की आप लोगों को पहले की क्लास में भी समझाई गई थी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है 4.0। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5, ध्यान से समझते जाइए, राइट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.0, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो 2.5 है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 2.1 है। अब समझिए ध्यान से, कोवलेंट बॉन्ड F और F के बीच में बना है और दोनों की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी इक्वल है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर किधर भी नहीं जाएगा, इसका मतलब है आपका बॉन्ड नॉन पोलर है, राइट। और अगर कोवलेंट बॉन्ड H और F के बीच में बना है तो इट इज 2.1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, फ्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो इट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन आप एक बात समझिए कि पोलैरिटी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले वाले कंपाउंड में ज़्यादा थे, दोनों ही फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। ध्यान दीजिए, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट, बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पर पोलैरिटी डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही कहानी है कि किसी भी रेसलर की जीत या हार इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि सामने वाला उससे भी ताकतवर हो सकता है, उतना ताकतवर भी हो सकता है, लेकिन जितना उनकी ताकत में डिफरेंस ज़्यादा होगा, राइट। अब इन दोनों में देखिए, पहले दोनों केसेस के अंदर रिजल्ट की संभावना कम नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर और नीचे वाले जो दो केसेस में रिजल्ट की संभावना बन रही है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जो दो एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं उनमें दोनों की पावर में डिफरेंस है, ताकत में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ भाई कि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग अगर होगी तो फिर पोलैरिटी की संभावना बनेगी। सो HF बॉन्ड इज पोलर, ओके। और देखिए बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से आगे चलते हैं। H और O, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दूसरा छोड़िए, इट इज 2.1 एंड इट इज 3.5। सो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये बॉन्ड भी पोलर है। क्लियर हो गया। और नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, HF बॉन्ड इज मोर पोलर
देन OH बॉन्ड। आप जवाब दे सकते हो कि क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, राइट। कितना है? 2.1 एंड 4.0, तो ज़्यादा फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, जबकि OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है तो उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा, राइट। पोलैरिटी दोनों ही केस में आ रही है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन HF बॉन्ड ज़्यादा पोलर है किससे? OH बॉन्ड से। आप कंपेयर कीजिए OH बॉन्ड की पोलैरिटी NH बॉन्ड से। OH और NH, N 3 बॉन्ड बनाता है तो मैंने 3 स्पेस बना दिया है, बाकी एटम नहीं लगाए हैं। अब प्रश्न आता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 एंड 2.1, सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक खींच लेगा ज़्यादा। और यहाँ पर 3.0 और 2.1, राइट। सो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। सो अगेन माय क्वेश्चन इज कि OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड। जवाब दे सकते हो क्यों है भाई मोर पोलर NH बॉन्ड से? क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है किसमें? OH बॉन्ड में। किसकी तुलना में? NH की तुलना में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2O इज मोर पोलर देन, राइट, वहाँ भी मोर लिखता हूँ, मोर पोलर, और यहाँ भी H2O इज मोर पोलर देन NH3। तो आप कहोगे वहाँ OH बॉन्ड है और यहाँ पर NH बॉन्ड है, और OH बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है किससे? NH बॉन्ड में। तो क्वेश्चन यूँ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि CH3CH2OH, नाम जानना जरूरी नहीं है स्टेज के ऊपर, बाकी आप सबको पता है कि इसे इथेनॉल कहते हैं। दूसरे वाला जो है CH3CH2NH2 आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, इसके बारे में तो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि CH3CH2OH जो है वो मोर पोलर है किससे? CH3CH2NH2। और क्यों मोर पोलर है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इस केस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो यहां से आपको अंदाजा आ गया है कि CH3CH2OH, जिसमें OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा है किससे बेटा? NH बॉन्ड से। सो OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है तो पहला वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कम है, राइट। अभी थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CH, राइट, यहाँ भी H लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ भी H लगा दे, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है। इट इज 2.5 एंड दिस इज 2.1। सो सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन क्योंकि डिफरेंस बहुत बहुत कम है इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन बहुत कम खींच पाएगा, और बहुत कम खींच पाएगा इसका मतलब कार्बन पर नेग्लेजिबल चार्ज आएगा, ना के बराबर चार्ज। और नेग्लेजिबल चार्ज का मतलब है कि ना के बराबर चार्ज, और ना के बराबर चार्ज का मतलब है कि आपके इस कंपाउंड का नॉन पोलर होना। तो आप समझिए कि कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड इस तरह से बन रहा है वो आपका कैसा बॉन्ड बन रहा है? नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है। क्यों नॉन पोलर बन रहा है भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं खींचेगा, कार्बन खींचेगा, लेकिन क्योंकि बहुत कम खींचेगा इसलिए जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आना था वो ना के बराबर आएगा। हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आना था वो भी ना के बराबर आएगा। हल्का सा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब प्रश्न आता सर ये तो अभी पढ़ा था, लेकिन ध्यान दीजिए भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी ऐसे कंपाउंड में और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
किसी ऐसे कंपाउंड के अंदर और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी ऐसे कंपाउंड के अंदर, राइट। तीनों में ही बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। अब आप कहोगे जी हाइब्रिडाइजेशन बीच में कहाँ से आ गया, तो समझ लीजिए भाई, बुक में तो ये टॉपिक बहुत पहले दे रखा है, लेकिन क्यों आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बाद पढ़ाया जा रहा है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये जो कार्बन है बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब मामला आता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल से मिलकर बना, एक s और 3 p, यानी एक sp3 में एक s है और 3 p है, तो 4 में से एक s है, इसका मतलब 25% s करेक्टर है इसके अंदर, यानी s का जो रोल है वो 25% है, क्योंकि 4 में से एक s है। जो sp2 है वहाँ 3 ऑर्बिटल्स थे, एक s और 2 p, 3 में से एक s है, तो 3 में से एक 33.3 होता है, तो मैं राउंड फिगर में लिख देता हूँ 33% s करेक्टर है। ध्यान से देखना, जबकि sp जो है उसमें एक s है और एक p है, तो 50% s करेक्टर है भाई। अब मामला आता है भाई कि आप लोगों ने पेनेट्रेशन इफेक्ट भी पढ़ा था कि जो s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर अट्रैक्टेड होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियस, s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड टुवार्ड्स न्यूक्लियस। और यहां आप ये समझ लीजिए कि जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा, मोर द s करेक्टर, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा, मोर इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, मोर इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब पहले वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचे, दूसरे वाले में खींचे और तीसरे वाले में खींचे। मैं कह रहा हूँ दूसरे में थोड़ा ज़्यादा खींचेगा क्योंकि s करेक्टर ज़्यादा है इस कार्बन के अंदर, और तीसरे वाले में तो बहुत ज़्यादा खींचेगा भाई। क्यों बहुत ज़्यादा खींचेगा? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो s करेक्टर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है भाई कि लास्ट वाला जो केस है ना वो आपका प्रीडोमिनेंटली पोलर हो गया है, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, वो बॉन्ड पोलर हो गया है क्योंकि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो डेफिनेटली उसमें 50% s करेक्टर है, s करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, मोर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर आप केमिस्ट्री की भाषा में लिखो तो आप यही तो लिखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन की सबसे ज़्यादा है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की सबसे ज़्यादा है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की है, और सबसे कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की है। ये भी ध्यान रखना। सो क्वेश्चन इज इथाइन, ETHYNE, आप लोगों ने पढ़ा भी है फिर भी लिख देता हूँ CH, इज पोलर, इथाइन पोलर है, जबकि वाइल ईथेन इज नॉन पोलर। और ईथेन भी बना देते हैं भाई समझने के लिए, ये ईथेन है। और आप लोग 10th क्लास में इनके बारे में काफ़ी पढ़ के आए हो, ऑर्गेनिक में सब बनाना दोबारा भी बताऊंगा मैं आपको। वाइल ईथेन इज नॉन पोलर, तो आप सबको पता है यहाँ s करेक्टर से ही फैसला होगा। ओके, और समझिए ध्यान से, पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, और मान के चलिए कार्बन है। अब बात आती है भाई, और दूसरे केस में
कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई ऑक्सीजन की ही ज़्यादा है और वो है 3.5, कार्बन की 3 दैट इज 2.5, नीचे वाले केस में भी 2.5 है और 3.5 है, राइट। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, नीचे वाले में भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रॉपर होने के बावजूद भी आप ये कहिए कि ऊपर वाला बॉन्ड लेस पोलर है, जबकि नीचे वाला कंपाउंड जो है वो मोर पोलर है। अब मामला आ गया, अब हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं जाओगे वरना सारा मामला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं जाओगे, इस लाइन को केमिस्ट्री के स्टूडेंट को यूं समझना चाहिए कि हमें उस फोर्स को ही रिप्रेजेंट करना, उस फोर्स के बारे में ही बात करना है जो रिजल्ट को फेवर कर रही है, राइट। तो वो फोर्स क्या है, वो कौन सी चीज है, आप देखिए भाई, पहले वाले के अंदर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो जो ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है ना भाई, वो आपके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन जो अट्रैक्ट कर रहा है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ज्यादा आसान होता है। सो राइट, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्वेश्चन इज मोर पोलर, ये ज्यादा पोलर होता है किससे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, राइट। और यहां पर कुछ भी बना दीजिए आप, राइट, मोर पोलर देन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वहां पर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम है, लेकिन जो पहले वाला केस है उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे मॉलिक्यूल की तुलना में। तो ये भी आप लोगों को अंदाजा आ गया। अभी डाइपोल मोमेंट शब्द के लिए भूमिका तैयार हो रही है, उस पर अभी गए ही नहीं है। एक क्वेश्चन है कि CO2 हैव 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नॉर्मल जब स्ट्रक्चर बनाते हैं CO2 का तो उसमें बेटा 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। CO2, आप लोग पूरा फोकस कीजिए, CO2 के अंदर कार्बन में H की वैल्यू निकालिए, आपकी 4 आएगी, ज्योमेट्री AB2 बनेगा, लीनियर होगा, C और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, राइट। अब मामला आता है कि इसमें दोनों बॉन्ड पोलर हैं, ठीक है, और दोनों बॉन्ड पोलर का मतलब है कि पहला वाला डबल बॉन्ड भी पोलर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जो खींचेगा उसके लिए ऐसा एरो लगाओगे आप, जिसकी तरफ जा रहा है उसकी तरफ एरो का हेड रखोगे और जिसकी तरफ से जा रहा है वहां आप टेल रखोगे, और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर यूं जा रहा है, राइट। अब ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, उस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, तो मैं स्लाइटली 2 पॉजिटिव लिख देता हूं, दिस इज, ये बॉन्ड भी पोलर है और ये बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन 2 अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रही हैं। आप लोगों ने वेक्टर्स के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपोजिट फोर्सेस अगर यूं बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड की 2 फोर्स हैं तो नेट पुल जो है वो 0 हो जाता है। तो CO2, ध्यान दीजिएगा, CO2 में 2 डबल बॉन्ड हैं, आप ध्यान दीजिए, CO2 में 2 डबल बॉन्ड हैं, ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इधर खींचेगा, नेट पुल 0 है, फिर भी ये क्या है आपका नॉन पोलर है, ध्यान दीजिएगा ये नॉन पोलर है। तो अगर कहीं भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 आ रही है तो आपके बॉन्ड इंडिविजुअली भले ही कितने ही पोलर हों, आपका जो कंपाउंड है वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन पोलर ही कहलाएगा भाई, उसमें पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। हां, अगर इफ CO2 का इलेक्ट्रॉन पेयर यूं होता, इफ अगर ऐसा होता तो फिर ये पोलर होता,
क्यों होता पोलर भाई? इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रही है ये फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन है ना भाई, वेक्टर तो आपको पता है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और डायरेक्शन जो है वो अब अपोजिट नहीं है एक दूसरे के बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पोलैरिटी इतना सरल मामला नहीं था। अभी पोलैरिटी को समझने के लिए हमें किस फैक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा? ज्योमेट्री को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पोलैरिटी को समझने के लिए हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो अब मामला आ जाता है भाई कि किसी भी पोलैरिटी को अब कैसे समझाया जाए। तो एक बात समझ लीजिए कि पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग जिस टॉपिक का सहारा लेंगे उस टॉपिक को हम नाम देंगे डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, राइट। और डाइपोल मोमेंट को पढ़ते समय हम दो चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर बड़ा ध्यान रखेंगे, राइट। और दूसरी चीज़, जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उनकी ज्योमेट्री, उनकी खुद की ज्योमेट्री क्या है, राइट। ये भी हमें ध्यान रखना है। वो किस ज्योमेट्री के अंदर जो एटम्स हैं, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, वो आखिर किस ज्योमेट्री के अंदर जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है और पोलर भी है, लेकिन ज्योमेट्री ऐसा हो गया कि मॉलिक्यूल हमारा कैसा बन गया? नॉन पोलर बन गया। क्लियर है? तो अब आ जाता है भाई किसी सिंपल कोवलेंट बॉन्ड को समझना। मान लीजिए दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं A और B, ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए मैंने लिख दी B की ज़्यादा है किससे? A से। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स B एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, A एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सो आई रिप्रेजेंट अगेन दिस बॉन्ड A और B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं लिख देता हूँ स्लाइटली नेगेटिव को नेगेटिव Q और स्लाइटली पॉजिटिव को पॉजिटिव Q। दैट इज Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है? बहुत बहुत कम है। और ये इन दोनों के बीच में D है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे तो कितनी दूर रहेंगे? सो डाइपोल मोमेंट राइट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू and mathematically it is depends upon two factors, the charge and distance of separation. So क्या is magnitude of charge, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कितना है बस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि सबको पता है जितना प्लस क्या हुआ है उतना ही माइनस क्या हुआ है, बस चार्ज ही अलग है। और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये हमारा एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, राइट। अब अगर ये कह रहा है क्योंकि क्याउ जो है, ओ वेरी सॉरी, म्यू जो है वो क्याउ इंटू डी है, क्याउ इंटू डी। अगर दो एटम्स के बीच में, ध्यान रखना, क्याउ जो है चार्ज वो 10 रेज टू पावर -10 ESU हो जाए, ESU इतना चार्ज हो जाए। अब आप कहोगे जी ये तो बिल्कुल नई चीज आ गई, ये ESU क्या है? ESU चार्ज की एक बहुत स्मॉलर यूनिट है। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज और क्या रिलेशन होता है, क्योंकि चार्ज की एक यूनिट आप लोगों ने कूलाम भी पढ़ा है, तो ESU चार्ज की दो यूनिट के बारे में बात हो गई। एक तो आप लोग लोअर क्लासेज में चार्ज की यूनिट कूलाम पढ़ के आए हो, और एक आप अभी क्या पढ़ रहे हो, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अभी मैं रिलेशन क्या होता है इनके बीच में वो भी बताने वाला हूं, बस आप थोड़ा समझते जाइए। और दोनों एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, राइट, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम हो, 1 एंगस्ट्रॉम का सीधा सा मतलब है कि 10 रेज टू पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -8
राइट, सेंटीमीटर। भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। तो अगर चार्ज 10 रेज टू पावर -10 ESU है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 10 रेज टू पावर -18 है, सो फिर म्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्याऊ 10 रेज टू पावर -10 ESU, डी 10 raised to power -8 सेंटीमीटर, सो इट इज 10 raised to power -18 ESU सेंटीमीटर। और इसी को नाम दिया गया है 1 डेबाई, DBAY। दिस इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू। डाइपोल मोमेंट म्यू की यूनिट डिबाई होती है, और डिबाई जो है राइट वो किसके बराबर होती है, 10 रेज टू पावर -18 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ध्यान रखना। यानी क्या म्यू जो है वो क्याऊ इंटू डी के बराबर है। अगर क्याऊ को आप ESU में ले लो और डी को आप सेंटीमीटर में ले लो, तो फिर आप लोगों को जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट लिखनी है वो क्या लिखनी है भाई, डी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिबाई, राइट। तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि, और फिर से हल्का सा रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, कल की क्लास में इसका बड़ा रोल होगा, न्यू इज इक्वल टू क्याऊ इंटू डी। पॉसिबिलिटीज, इफ जो क्याऊ है वो कितना है भाई, 10, राइट, क्याऊ चार्ज जिसको हम मान के चल रहे हैं यहाँ 10 रेज टू पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर, सो इट इज 10 रेज टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर, एंड दिस ESU सेंटीमीटर, राइट, 10 रेज टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड एज डिबाई, सो इट इज कॉल्ड 1 डिबाई, राइट। अब मामला आता है भाई कि आखिर इस रिलेशनशिप को आप कैसे समझोगे, ध्यान दीजिएगा। वी नो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो यूज आप समझिए मैथमेटिकली कि 4.803 इंटू 10 रेज टू पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इज मैथमेटिकली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये कितने कूलम्ब के बराबर है मैथमेटिकली, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब, जो आपने पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ भाई कि 1 ESU किसके बराबर है, 1 ESU, राइट, 1 ESU किसके बराबर है आपको जी, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब अपॉन 4.803, 4.8 भी लिख लीजिए राउंड फिगर, 10 की पावर -10, 1 ESU आ जाएगा। सो 1 ESU इज मैथमेटिकली इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा, 3.335 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कूलम्ब। सो 1 ESU अगर कूलम्ब में देखना है तो इसके बराबर होता है, राइट। और अगर मान लीजिए आप डेबाई को चेंज करना चाहते हो किसके अंदर, कूलम्ब मीटर के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है 1 डिबाई इज इक्वल टू 1, राइट, दैट इज मैथमेटिकली टू 10 रेज टू पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। इस यूनिट को अगर आप किस में बदलना चाहो, कूलम्ब मीटर में बदलना चाहो मैथमेटिकली, तो आप सबको पता है भाई 10 रेज टू पावर -18 तो है वही है, राइट, आपके पास 1 ESU किसके बराबर है, 3.335 इंटू 10 रेज टू पावर -10। अब ये ESU ना हो के क्या बन गया, कूलम्ब बन गया, राइट। अगली चीज़ सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 10 रेज टू पावर -2, और ये मीटर के अंदर चेंज हो गया। अब मामला आ गया आपका क्या, इसको सॉल्व कीजिए भाई, और दैट इज 3.335 इंटू 10 रेज टू पावर -30 कूलम्ब मीटर। सो आप सबको पता होना चाहिए भाई कि 1 डिबाई
ज़्यादा मैथमेटिकली चीज़ों पे नहीं जाना, राइट। 1 dBi इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर एंड 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम मीटर। दिस इज द रिलेशनशिप। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको इतना आइडिया जरूर होना चाहिए। अब हम कल की क्लास में डाइपोल मोमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। होपफुली आज का पॉइंट क्लियर है। डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उतना ही पोलैरिटी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ज़्यादा होगी। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस तो है ही है, सेपरेशन, ज्योमेट्री का भी बड़ा रोल है। तो कल हम डाइपोल मोमेंट को कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन आज क्लियर हो गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।